Hello everyone, this is CA Keval Mota, and today we are going to start with a new and important topic, that is baggage. बैगेज के ऊपर फिक्स आपको 4 या फिर 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलता है. ओके, बेसिकली द क्वेश्चन इज नॉट अ थियरी क्वेश्चन, क्वेश्चन इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. ओके, मतलब आपको ड्यूटी का अमाउंट, ठीक है, टोटल अपना जो जनरल फ्री अलाउंस है वो माइनस करने के बाद जो भी ये रूल्स अपन देखने वाले हैं वो सब लगाने के बाद आपको क्या करना है, ड्यूटी कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी. दिस इज द नॉर्मल क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. ओके, सो सेक्शन नंबर 77 से ये बैगेज का प्रोविजन स्टार्ट होता है. ओके, सेक्शन नंबर 77 ये कहता है कि बैगेज पर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू कौन से दिन की लेनी चाहिए. समझ में आई बात? सेक्शन 77 में क्या लिखा है? बैगेज जो है, ओके, बैगेज का मीनिंग बता रहा हूं मैं थोड़ी देर में, जस्ट गिव मी 10 और 15 सेकंड. बैगेज के ऊपर जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो कौन से दिन की लेनी है, टैरिफ वैल्यूएशन कौन से दिन का लेना है, ये बताता है अपने को सेक्शन 77. इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैगेज. बैगेज मतलब बेसिकली अ लगेज ऑफ अ पैसेंजर. मान के चलो आप दुबई से आ रहे हो. ओके, दुबई से क्या आप कुछ भी लेकर आओगे इंडिया में चलेगा? आंसर इज नो. हर एक चीज आप लेके आओगे दुबई से और इंडिया में यूज करोगे तो नहीं चलेगा. देर आर फ्यू एग्जेम्पशंस नो डाउट, बट टैक्स लगेगा. ओके, कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ बैगेज अगर आप लेके आते हो तो. इज दैट क्लियर? नॉर्मल इंपोर्ट करते हो तो भरते ही हो, पर अगर आप बैगेज में लेके आते हो, बैगेज मतलब इन लगेज. मान के चलो कि आप फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा गोल्ड लेकर के आ गए. दुबई गए थे, बहुत सारा गोल्ड लेकर के आ गए, तो क्या पूरा का पूरा गोल्ड आपको ऐसे ही लेके आने मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज मिलेगा अगर आप ड्यूटी भरते हो तो. ओके, आफ्टर कंसिडरिंग ऑब्वियसली सम एग्जेम्पशंस एज स्पेसिफाइड इन दिस रूल्स. ओके, तो बैगेज मतलब बेसिकली इंपोर्टेशन, मतलब इंपोर्ट तो कर ही रहे हो आप, पर इंपोर्ट करने का फॉर्म अलग है. इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कार्गो. ठीक है, मतलब कंटेनर भर के वगैरह नहीं आ रहा है. आप कैसे लेके आ रहे हो इसको? साथ में. दैट इज कॉल्ड एज अकम्पनीड बैगेज. क्या बोलते हैं इसको? अकम्पनीड बैगेज. आपके साथ जो बैगेज आता है उसको हम कहते हैं अकम्पनीड. जो आपके साथ नहीं आता, आपके पहले आता है या फिर आप आ जाने के बाद आता है, उसको अपन कहते हैं अनअकम्पनीड बैगेज. क्या कहते हैं उसको? अनअकम्पनीड बैगेज. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है जो कहता है प्रोविजन, बैगेज डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल. मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं मेरी गाड़ी लेके आ रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ बैगेज, नहीं. सो मोटर व्हीकल वुड नॉट बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैगेज. ओके, तो ये होता है बेसिक मीनिंग ऑफ बैगेज. अब आपको एक ब्रॉड इमेजिनेशन में करवा देता हूँ, सुनो ध्यान से. इमेजिनेशन की दुनिया में आ जाओ भाई. ओके, अब एग्जाम्पल नहीं है, ये सच्ची है. आई वेंट टू दुबई इन 2017 दिसंबर. ओके, आई रिटर्न इन February 2018. तो 2-3 महीने के लिए मैं गया था, फर्स्ट टाइम ट्रिप था. ओके, घूमने के लिए तो नहीं गया था, काम से गया था. ओके, वैट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था वहां पर. सो हमारे ऑफिस को वहां पर काम मिला था दुबई में वैट इम्प्लीमेंट करने का. सो दैट वी वेर डूइंग. ओके, तो फर्स्ट टाइम आई सॉ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ओके, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम देखा, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया. मतलब एयरपोर्ट अच्छा था. ओके, आजू बाजू में एयर होस्टेस वगैरह हो तो आप लोग को ही मालूम है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं. ओके, चलो. तो अभी यहाँ पर कुछ मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ. जब हम लोग वापस आए, ओके, मैं था, मेरा एक सीनियर था एंड एक फ्रेंड था. ओके, सब लोग थे, वापस आए. तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, ठीक है, बैगेज क्लियरेंस का एक प्रोसेस होता है. इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ. देयर इज अ प्रोसेस ऑफ बैगेज क्लियरेंस. ओके, क्या होता है? दुबई से स्टार्ट करते हैं. दुबई में हम लोग गए, दुबई में पोर्ट मतलब एयरपोर्ट पर है. दुबई से हमने हमारा बैगेज को लोडिंग करवा दिया. ओके, मतलब आपको ना एक लाइन में रुकना होता है, आपका जो बोर्डिंग पास है वो बताने का, एंड वो बैगेज पर एक टैग लगा करके आगे भेजते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये बैगेज जाएगा, अपने आप जाएगा प्लेन में. अभी आपको सिर्फ अकेले चढ़ना है प्लेन में. बैगेज आपका अलग से कोई पीछे का कोई डब्बा वो लोग रखते होंगे, पता नहीं, आता है अपने आप. देन जब अपना इंडिया में मतलब एयरपोर्ट पे आ गया गुड्स. ओके, एयरपोर्ट पे हम आ गए और गुड्स भी हमारे आ गए, लगेज. ओके, तो इसमें कैसा होगा, हर एक प्लेन का एक स्पेसिफिक बेल्ट होता है. क्या होता है? बेल्ट. अनाउंसमेंट होगी. अनाउंसमेंट क्या होती है कि जो यात्रीगण दुबई के इस पर्टिकुलर प्लेन से आए हैं, ओके, उस पर्टिकुलर प्लेन का जो बैगेज है वो लैंड हुआ है बेल्ट नंबर 2 पर. किस पर? बेल्ट नंबर 2 पर.
अब क्या होता है, बेल्ट होता है, बराबर है, बेल्ट मतलब ऐसा लाइन, ऐसा राउंड राउंड घूमता रहता है वो। एक ब्लैक बेल्ट रहता है, वो राउंड 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 घूमते रहेगा। ओके, वहां पर ना सबके बैगेज आते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, आपका बैगेज को ढूंढना है। ओके, एंड देन आपको फटक से निकालना है। अगर आप नहीं निकालोगे तो वो चला जाएगा, बराबर। तो इस तरीके से वो होता है प्रोसेस, कई लोगों को मालूम भी होगा। अब बैगेज जैसे ही आप ले लोगे ना, तो ध्यान से कभी कभार ऑब्जर्व करना, आपके बैगेज पर व्हाइट कलर का एक क्रॉस मार्क किया होगा इस तरीके से। कैसे, ऐसे। अगर व्हाइट कलर का ऐसा क्रॉस मार्क है, मतलब आपको ऑफिसर रुकाने वाला है। याद रख लेना बात को। अगर इस तरीके से व्हाइट मार्क है, मतलब चौक से मार्क होता है, अगर व्हाइट मार्क है तो फिर क्या होगा, ऑफिसर आपको रुकाएगा, 99% चांस है रुकाएगा। ओके, तो आपको क्या करने का, आपको जाने का वॉशरूम। ओके, वॉशरूम जाने का, उस व्हाइट चौक से जो ये बनाया हुआ है ना, उसको मिटाने का, देन बाद में निकलने का। तो उससे क्या होगा जो कस्टम ऑफिसर है, मतलब जो भी एयरपोर्ट के ऑफिसर्स हैं, वो लोग आपको नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि आप संगीन नहीं हो, सस्पेक्टेड नहीं। कभी कभार ना किसी किसी की बैग बहुत बड़ी होती है, जब बैग बहुत बड़ी होती है ना, उसके ऊपर क्रॉस मार्क होता ही है कि इतनी बड़ी बैग है, अंदर क्या होगा। सो इस तरीके से आपको रोका जाता है, ठीक है, एयरपोर्ट पर। मान के चलो कि आपको रोका। ओके, रोका तो मेरे सच्ची में एक फ्रेंड को रोका था जो मेरे साथ आया था। उसकी बैग बहुत बड़ी थी, बहुत जाड़ी थी, इतनी जाड़ी बैग, मतलब इतनी जाड़ी तो उसको बोला कि सब निकालो बाहर, क्या क्या है, पूरा का पूरा चेकिंग किया। वो ग्लोव्स पहनते हैं। ओके, पहले तो ऐसा कुछ तो औजार होता है उनके हाथ में, औजार मतलब मशीन होती है, उससे पहले स्कैन कर लेते हैं ऊपर ऊपर से कि अंदर कुछ ऐसा प्रोहिबिटेड गुड्स या फिर बंदूक, वो सब कुछ तो नहीं है, वो पहले देख लिया। बाद में वो ऑफिसर है, वो हाथ में ग्लोव्स पहनता है, वो एक एक चीज हटाता है, बराबर। मतलब पूरे कपड़े, ठीक है, शर्ट पैंट अंदर के सब ऐसा हटाया एक एक। फिर साबुन, फिर परफ्यूम, वॉट एवर, सब कुछ हटाया उसने, एक ही चीज एकदम अंदर तक गया। तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि आप लोग कुछ गुड्स इंडिया में लेकर तो नहीं आ रहे हो, अगर आ रहे हो तो क्या आप बैगेज डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हो कि नहीं। क्या बोला मैंने, बैगेज डिक्लेरेशन। ओके, तो यहाँ पर ना एयरपोर्ट्स पर बैगेज डिक्लेरेशन काउंटर होते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो अगली बार वहां पर किसी को पूछ लेना, सर बैगेज डिक्लेरेशन काउंटर कहाँ पे है? तो आपको बताया जाएगा वहां पर। सो बैगेज डिक्लेरेशन काउंटर क्या होता है कि वहां पर आपका बैगेज जो है, मतलब आपको डिक्लेयर करना है कि सर मैं ये गुड्स लेके आया हूँ दुबई से। ओके, इतना इतना एग्जामेशन, उसमें सब लिखा होता है। तो उस हिसाब से आपको एग्जामेशन मिलेगा, एंड जितना भी आप पे करोगे, आप पे करो और लेके जाओ। ओके, सो इसको अपन बोलते हैं बोनाफाइड बैगेज। ओके, मतलब आपने खुद ने डिक्लेयर किया एंड आप लेकर के जा रहे हो। और अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया एंड पता चला कि आप लोग लेके आ रहे हो, देन इन दैट केस आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इज दैट क्लियर। कई लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, गोल्ड की अंगूठी, अभी फॉर एग्जांपल ये अंगूठी है। ओके, दिस इज अंगूठी, यू कैन सी। ये दुबई से नहीं लाया मैंने इंडिया में मैंने खरीदी। अब ये जो अंगूठी मैंने खरीदी है, इट इज अराउंड 5 years और मोर देन दैट। ओके, 5 साल से ज्यादा हो गए इसको। अब कभी कभार क्या होता है, माई फेस डज नॉट कमेंसुरेट विद द गोल्ड, बराबर है, मतलब मेरा मुंह देख के लगता नहीं है कि इसका इतना गोल्ड हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं, इस अंगूठी को खा जाते हैं। सुनना देन, सच में करते हैं, दिस इज द प्रैक्टिस। लोग करते हैं, इसको खा जाएंगे, पेट में जाएगा, सच्ची में जाएगा पेट, एंड सुबह को बाहर। तो ये लोग करते हैं, क्या करते हैं, अंगूठी खाएंगे। ओके, एंड देन अंदर जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होता ऑब्वियसली, तो फिर बाथरूम में। ओके, सो ये लोग करते हैं, सच में करते हैं, इट इज नॉट अ जोक, सच में करते हैं। पर यहाँ पर भी कस्टम्स ऑफिसर है जो आपका बॉडी का पूरा चेकिंग होता है, उसमें ये भी चीज मालूम पड़ जाती है। समझ में आई बात। सो ऑल दिस इज पॉसिबल। अभी तो सिस्टम्स जो बोलते हैं टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। सो अकॉर्डिंगली आप लोग चोरी, मतलब अगर करना चाहते हो तो भी नहीं कर सकते। ओके, एंड जो भी मैंने ये सब बोला, चौक से हटाने का, खाने का, ये सब एक मेथड मैंने बताया। ओके, मतलब क्या होता है वो बताया मैंने, मैंने ये नहीं बताया ऐसे करना है। ठीक है, चलो, विद दिस इंट्रोडक्शन लेट अस बिगिन द टॉपिक ऑफ बैगेज। बहुत हो गई बातें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह वगैरह ओके, अब बात करते हैं अपन रूल 3 रूल 4 की। हम अभी बैगेज रूल सीख रहे हैं, ठीक है, क्या सीख रहे हैं, बैगेज रूल्स। बैगेज रूल्स में क्या लिखा हुआ है, बैगेज रूल्स में ये लिखा हुआ है कि कितना एग्जेम्पशन मिलेगा अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री से आ रहे हो, कुछ सामान लेकर के आ रहे हो, कितना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। दिस ऑल थिंग्स आर रिटर्न इन दिस रूल्स। ओके, लेट अस बिगिन। रूल 3 रूल 4, जनरल फ्री अलावेंस। जनरल फ्री अलावेंस मतलब
इतना तो आप लेकर आ ही सकते हो। इसको हम बोलते हैं जनरल फ्री अलाउंस। ओके, हाउएवर जनरल फ्री अलाउंस इज नॉट एप्लीकेबल टू अनेक्षर 1 आइटम्स, जो अपन आगे देखेंगे। अनेक्षर 1 आइटम्स जो होती है उसके लिए जनरल फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा। मीनिंग देयर बाय, अगर अनेक्षर 1 के आप 1 रुपए की भी आइटम लाओगे तो उसके ऊपर आपको ड्यूटी भरना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, जनरल फ्री अलाउंस इज फॉर अ पर्सन अदर देन इन्फेंट, मतलब जो 2 साल का बच्चा है उसके लिए ये जनरल फ्री अलाउंस नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 2 साल के बच्चे ने इतना सब गोल्ड लाया, नहीं, ये उसके माँ बाप ने लाया, उसको पहना दिया, उसका मतलब ये हो गया कि उसका है? नहीं, मतलब माना होगा उसका, लेकिन इट इज ओनली परचेस्ड बाय यू ओनली, मतलब आपने खुद ने परचेस किया, आपने खाली उसको पहना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका हो गया। तो यहाँ पर ये जीएफ है, इसको अपन अभी शॉर्ट में जीएफ रेफर करेंगे, जनरल फ्री अलाउंस। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इन्फेंट। क्लियर? यहाँ पर लिखा है अराइविंग फ्रॉम, मतलब आप कौन से कंट्री से आते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, आप कौन से कंट्री से आ रहे हो। अगर आप अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहे हो, मतलब आप लोग यूएस, दुबई, कनाडा, रशिया, ये सब कंट्री से आ रहे हो, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जो भी, तो वहां से अगर आप आ रहे हो तो आपको रूल नंबर 3 के हिसाब से जीएफए मिलेगा। और अगर आप नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहे हो, देन रूल 4 वुड बी एप्लीकेबल। इज दैट क्लियर? ओके, अब कहाँ से आना है ये तो अपन ने देख लिया, अब किसको आना है तो ये सब मिलेगा वो चेक करते हैं। रूल 3 समझा? कहाँ से आना है? अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार। रूल 4, फ्रॉम नेपाल, भूटान, म्यांमार। अब कौन आ रहा है तो कितना मिलेगा वो सुनो। सबसे पहला है इंडियन रेसिडेंट, मतलब इंडियन रेसिडेंट मतलब कि भाई मैं ही हूँ। देखो अभी मैं दुबई गया था, दुबई से वापस आया, तो आई वुड बी फॉलोइंग इन द एम्बिट ऑफ इंडियन रेसिडेंट। इंडियन रेसिडेंट का मीनिंग इस रूल्स में लिखा हुआ है। ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट सुन के लो। इंडियन रेसिडेंट मतलब ऐसा इंसान जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा नहीं कि 180 दिन इंडिया में रहा तो रेसिडेंट, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या लिखा होता है, जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट है उसको हम बोलेंगे इंडियन रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? मतलब मैं दुबई गया, दुबई से वापस आ रहा हूँ, सो आई वुड बी फॉलोइंग इन द परव्यू ऑफ इंडियन रेसिडेंट। समझा? नेक्स्ट, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया। अब आप लोग को मालूम होगा कुछ कुछ लोग होते हैं ना, वेस्ट इंडीज से आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं एंड यहाँ पर ही सेटल हो जाते हैं। ओके, सो जो फॉरेनर है, ये लोग फॉरेनर है, पर वो लोग कहाँ पर रहते हैं? इंडिया में, फॉर देयर जॉब पर्पस, एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो यहाँ पर उनको हम कहेंगे फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया। मतलब फॉरेनर वाज इज रिसाइडिंग इन इंडिया, ही वेंट आउट इन हिज ओन कंट्री एंड वापस आ रहा है, तो यहाँ पर भी उसको रूल 3 में यहाँ पर कैटेगराइज किया जाएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट इज टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ऐसे लोग जो इंडिया के हैं, ओके, पर बाहर सेटल हो गए एंड वो लोग इंडिया में वापस से आ रहे हैं फॉर टूरिस्ट पर्पस। मान के चलो कि एग्जांपल लेते हैं प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनास, ये लोग दोनों यूएस में सेटल है, बराबर है। प्रियंका चोपड़ा इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। अब उसको ग्रीन कार्ड मिल गया होगा यूएस का, क्योंकि 6 महीने से ऊपर, मतलब मेरे को मालूम नहीं क्या मन से उधर टाइम लिमिट 6 महीना होगा शायद, तो 6 महीने से ऊपर वो वहां पर है, तो उसको मिल गया ग्रीन कार्ड। ओके, सो हियर जो ग्रीन कार्ड मिला है, मतलब अब वो वहां की है, वो वहां की है, पर इंडिया में, इंडिया की ओरिजिनेटेड है। ओके, नाउ शी इज कमिंग इन इंडिया, तो उसको हम बोलेंगे टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझ में आई बात? ओके, सो इन लोग अगर आते हैं कहाँ से? अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार से, तो उनको लिमिट मिलेगी ₹50,000 की। कितनी मिलेगी? ₹50,000 की, मतलब 50,000 तक वो लोग लेके आ सकते हैं, 50,000 तक चीजें वो लेके आ सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो 50,000 है, इसमें क्या क्या चीज नहीं आती। सबसे पहली चीज अनेक्षर 1 की आइटम्स इस 50,000 में नहीं आती। मतलब अनेक्षर 1 में कुछ आइटम्स है, सिगार, सिगरेट, ओके, वो सब फायर आर्म्स, अपन देखेंगे नीचे, तो ये सारी आइटम्स अनेक्षर 1 की है। मतलब ये अगर आप 1 रुपए की भी लेके आओगे तो आपको ये बेसिक जो लिमिट है 50,000 की वो नहीं मिलेगी। समझ में आई बात? एंड द फर्स्ट पॉइंट विच रिटर्न ओवर हियर इज पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट मतलब खुद के यूज करने की चीजें, जिसको हम बोलते हैं शर्ट, पैंट और परफ्यूम, सोप, वॉच। देखिए ये सारी चीज आप लेके आ सकते हो, इसको हम बोलते हैं पर्सनल इफेक्ट। बट ज्वेलरी इज नॉट अ पर्सनल इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट, ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो ज्वेलरी है, अभी फॉर एग्जांपल ये चेन है, ओके, और मैं दुबई से आ रहा हूँ ये चेन लेकर के, बराबर है,
तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये चेन जो है वो मेरी पर्सनल है, आप इसके ऊपर ड्यूटी क्यों लगा रहा, ऐसा नहीं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात? ओके। और अगर समझो कि पकड़ते हैं आपको ये ज्वेलरी के साथ, तो आपको क्या प्रूव करना है कि आपने सच में इंडिया में से खरीदी है। देखो जाने के टाइम ये सब चेक नहीं होता, आने के टाइम चेक होता है। तो जाने के टाइम किसने देखा था कि आप गोल्ड पहन के जा रहे हो? तो यहाँ पर आप गोल्ड पहन के सच में गए थे, रिटर्न भी वही गोल्ड पहन के आ रहे हो, फिर भी आपको रोका जाएगा कि आप इस गोल्ड का प्रूफ बताओ। देन यू हैव टू सबमिट द प्रूफ ऑफ इट्स परचेज इन इंडिया। इंडिया में जब भी खरीदा होगा उसका प्रूफ आपको देना होगा, ठीक है। एंड वहां के गोल्ड में यहाँ के गोल्ड में जमीन आसमान का फर्क है, आराम से समझ में आता है। यहाँ पर 20 मार्क होता है, ठीक है, हॉल मार्क बोलते हैं अपन इसको, 916। वहां पर कुछ दूसरा होगा, ओके, आई डोंट नो। हाँ, तो मीनिंग समझा? आगे है ट्रैवल सोविनियर। ट्रैवल सोविनियर मतलब कि मान के चलो अपन गए थे लंदन। लंदन में बेडशीट अच्छी मिलती है, बेडशीट। अब वहां की जो स्पेशलिटी है वो अपन लेके आते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैवल सोविनियर। अब ऐसा नहीं कि वहां की स्पेशलिटी ज्वेलरी है तो लेके आ गए, ऐसा नहीं। ट्रैवल सोविनियर मतलब छोटे मोटे गिफ्ट, चॉकलेट लेके आते हैं आप लोग, ओके, तो उसको बोलते हैं ट्रैवल सोविनियर। उसके ऊपर भी कोई ड्यूटी नहीं आएगी। सो पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रैवल सोविनियर्स, ये आप कितना भी लेके आओ, 50,000 लेके आओ, 50,000 के ऊपर लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, इसके ऊपर नो ड्यूटी। उसको छोड़ करके जो दूसरे आर्टिकल्स हैं, दैट टू अदर देन अनेक्शर 1, देन 50,000 का लिमिट मिलेगा। अनेक्शर 1 के लिए कोई लिमिट नहीं दिया जाएगा, समझ में बात? आगे, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन। टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, ओके, तो यहां पर सुनना, अभी प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनास दोनों आ रहे हैं, ओके। सो प्रियंका चोपड़ा वुड बी फॉलिंग अंडर दिस पॉइंट एंड निक जोनास वुड बी फॉलिंग अंडर दिस पॉइंट, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा वाज अ टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड निक जोनास इज द टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन। समझ में आई बात? टूरिस्ट तो है फॉरेन ओरिजिन का। मान लिया कि अपना, मतलब जीजू बोलते हैं ना उसको जीजू है, पर वो भी फॉरेन ओरिजिन का ही है ना, ओके, एज गुड एज सानिया मिर्जा एंड शोएब मलिक। तो इस तरीके से कुछ, ओके। तो अभी उनको कितना लिमिट मिलेगा, निक जोनास को कितना लिमिट मिलेगा? आंसर इज 15,000 रुपीज। अब यहाँ पर भी सेम जो है वही, पर्सनल इफेक्ट आप कितना भी लेके आओ, ट्रैवल शोइनर कितना भी लेके आओ, ओके। देन अदर आर्टिकल्स के लिए, अदर आर्टिकल्स एक्सक्लूडिंग अनेक्शर 1, उसके लिए मिलेगा 15,000 का लिमिट। एंड अगर अनेक्शर 1 आइटम लेके आओ तो फिर कुछ भी लिमिट नहीं दिया जाएगा। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल के साथ समझ रहे तुम लोग? तो याद रहेगा। नेक्स्ट, नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे हो आप, कहाँ से? नेपाल भूटान म्यांमार। तो यहाँ पर जो यहाँ पर 3 क्लासीफाई किया ना, अब यहाँ पर 3 है सेम, पर यहाँ पर कितना मिलेगा लिमिट? 15,000 ओनली। तो यहाँ पर जो 50,000 था, यहाँ पर 15,000। रीजन इज वेरी सिंपल, यहाँ पर चीजें सस्ती हैं, ये इंडिया के आजू बाजू की कंट्रीज है, ओके, यहाँ पर चीजें सस्ती है। तो यहाँ पर 15,000 में ही आपको बहुत कुछ चीजें मिल सकती है। तो अगर इसको 50,000 किया तो सब लोग बहुत कुछ लेके आ पाएंगे। तो इसके लिए इस लिमिट को कम रखी गई है। पर्सनल इफेक्ट कितना भी लेके आओ, ट्रैवल स्विनर कितना भी लेके आओ, ज्वेलरी जो है वो पर्सनल इफेक्ट नहीं है, याद रहेगा, ओके। अदर आर्टिकल्स एक्सक्लूडिंग अनेक्शर 1 15,000 तक आप लेके आ सकते हो, उसके ऊपर आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी। क्लियर है? वही 3 पॉइंट है, इंडियन रेसिडेंट, फॉरेनर रेसाइडिंग इन इंडिया एंड टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। और अगर इसको छोड़ के बाकी कोई है, दैट इज टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, तो भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम, ठीक है। मतलब ये दोनों हालांकि सेम ही है, दिस टू आर सेम। मतलब अगर नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे हो तो चाहे इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट हो चाहे फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट हो, दोनों ही केस में 15,000। और अगर अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे हो तो इंडियन ओरिजिन के टूरिस्ट को 50,000, फॉरेन ओरिजिन के टूरिस्ट को 15,000, याद रहेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं अभी। चलो एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, जो ड्यूटी भरनी है, ड्यूटी क्या रेट से भरनी होगी? आंसर इज 38.5%। दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी। 35% बेसिक प्लस 10% इज बीसीडी। सो 35 प्लस 10 दैट इज 10%। सो 35 प्लस 3.5 मतलब 38.5%। सो जो भी ड्यूटी आपको भरनी होगी वो क्या रेट पे भरनी होगी? 38.5% पर। इज दैट क्लियर? ओके। अब आगे कुछ एक नोटिफिकेशन है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला नोटिफिकेशन है जो कहता है कि आप एक लैपटॉप बाहर से लेके आ सकते हो। कंप्यूटर की बात नहीं चालू, मोबाइल फोन की बात नहीं चालू। मोबाइल फोन देखो, हो सकता है कि आप मोबाइल फोन लेके आओ, ओके, तो यहाँ पर वो मोबाइल फोन कवर नहीं, यहाँ पर क्या कवर्ड है? लैपटॉप। वन लैपटॉप इज एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, ओके, वन लैपटॉप इज एग्जेम्प्ट। समझ में बात? आगे, ज्वेलरी अदर देन ऑर्नामेंट, ये एक नोट है, ये एनालिसिस का नोट है, कोई नोटिफिकेशन नहीं। ज्वेलरी अदर देन ऑर्नामेंट इज इन अनेक्शर 1। मतलब अनेक्शर 1 में क्या लिखा है पता है आपको? नीचे देखेंगे अपन,
गोल्ड अदर देन ऑर्नामेंट, इस तरीके से लिखा है, गोल्ड अदर देन ऑर्नामेंट। ओके, मतलब ऑर्नामेंट जो है वो अनेक्सर 1 में कवर्ड नहीं है। मतलब जो ज्वेलरी है, ओके, उसके लिए आपको 50,000 का लिमिट मिलेगा। जो यहाँ पर रूल 3 है ना, जो 50,000 वो लिमिट आपको इस ज्वेलरी के लिए दिया जाएगा। समझ में बात? अनेक्सर 1 में गोल्ड बिस्किट वुड बी कवर्ड। ओके, गोल्ड बिस्किट कवर होगा, ऑर्नामेंट्स वुड नॉट बी कवर्ड इन अनेक्सर 1। मतलब ऊपर अपन ने क्या सीखा, अनेक्सर 1 की आइटम अगर आप 1 रुपए की भी लेके आओगे देन इट वुड बी टैक्सेबल, ड्यूटी भरनी पड़ेगी। सो हियर क्वेश्चन कम्स कि क्या ज्वेलरी लाएंगे तो भी लगेगा? आंसर इज नो, बिकॉज गोल्ड इज कवर्ड इन अनेक्सर 1, दैट इज गोल्ड एक्सक्लूडिंग ऑर्नामेंट। समझा? मतलब गोल्ड ही अनेक्सर 1 में। ऑब्वियसली अगर आप गोल्ड बिस्किट लाओगे तो उसमें आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, ऑर्नामेंट के फॉर्म में लाओगे तो 50,000 का लिमिट दिया जाएगा। समझ में? ओके, अब यहाँ पर एक चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पूलिंग ऑफ बैगेज। पूलिंग, पूलिंग मतलब क्या? मान के चलो कि आपने 5 लाख की ज्वेलरी लाई। ओके, आप लोग का पूरा फैमिली ट्रिप था, 5 लाख। ओके, ज्वेलरीज लाई आप लोगों ने, 10 लोग गए थे, 5 लाख का शॉपिंग किया ज्वेलरी। अब यहाँ पर शॉपिंग मान के चलो कि एक ही जन ने किया, एक ही जन ने किया। ओके, बाकी लोगों ने कुछ भी शॉपिंग नहीं किया। अब जिस पर्सन ने शॉपिंग किया वो ऐसा नहीं बोल सकता कि ये 9 लोगों की लिमिट बाकी है तो ये 9 लोगों को भी हम इंक्लूड करते हैं। मतलब टोटल कितना लिमिट हो जाएगा, 50 × 10, 5 लाख का टोटल लिमिट और 5 लाख का गोल्ड, तो हो गया 0। ऐसा नहीं। सो दिस इज कॉल्ड एज पूलिंग। सो पूलिंग इज नॉट अलाउड। ओके, पूलिंग इज नॉट अलाउड। अब आगे बढ़ते हैं अपन रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 3 and 4 डन। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 इज ज्वेलरी अलाउंस फॉर पैसेंजर स्टेइंग अब्रॉड मोर देन 1 ईयर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चेक करना है कि आपका स्टे पीरियड कितना है। अगर स्टे पीरियड इज मोर देन 1 ईयर एंड यू आर ब्रिंगिंग ज्वेलरी, then you have to you will be getting the allowance as per rule 3 also and rule 5 also, दोनों ही मिलेगा। मतलब पहले rule 3 माइनस कर लो, जो बचा है वो फिर अपन चेक करेंगे rule 5 में जो भी लगता है अलाउंस उसके हिसाब से। तो rule 5 जो है इट इज इन एडिशन टू rule 3। क्यों? क्योंकि rule 3 जो है वो उसमें अनेक्सर 1 के आइटम्स में ज्वेलरी नहीं आती। ठीक है, rule 5 में ज्वेलरी कवर्ड है। किसके लिए? ऐसे इंसान जो इंडिया के बाहर 1 साल से ज्यादा के लिए रहकर आए। ओके, क्या लिखा है पढ़ते हैं। फॉर जेंटलमैन पैसेंजर, मतलब मेल, तो मेल के लिए कितना है, ज्वेलरी अप टू 20 ग्राम वेट विद अ वैल्यू कैप ऑफ ₹50,000। मतलब जो अगर कोई आप मेल हो, आप 20 ग्राम तक गोल्ड लेके आ सकते हो। ओके, विद अ वैल्यू कैप ऑफ ₹50,000। मतलब मैक्सिमम 50,000 तक का, पर 20 ग्राम तक आप लेके आ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ना इसको कैप को किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। अगर आप लेडी पैसेंजर हो, यू आर लेडी, ऑब्वियसली लेडीज को ज्यादा गोल्ड लगता है, तो यहाँ पर 40 ग्राम आप गोल्ड लेके आ सकते हो विद अ वैल्यू कैप ऑफ ₹1,00,000। मेल है तो कितना, 20 ग्राम विद वैल्यू कैप ऑफ 50,000। फीमेल है तो 40 ग्राम विद वैल्यू कैप ऑफ 1,00,000। अब कैप कैसे लगाना सुनो। सबसे पहला आपको चेक करना है कि आपका गोल्ड का वेट कितना है। ठीक है, दोनों ही केस में इंडिपेंडेंट है, अपन मेल का एग्जांपल लेकर के समझते हैं। आपने लाया से 10 ग्राम। ओके, 10 ग्राम जिसका वैल्यू है ₹40,000। तो क्या यहाँ पर आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी या नहीं भरनी पड़ेगी? सोचो, कितना लेके आ सकते हो आप? 20 ग्राम। आप बोलोगे सर हम लोग तो 10 ही ग्राम लेके आए। ओके, एंड 50,000 से भी कम है, तो यहाँ पर क्या हम ड्यूटी से फ्री हो जाएंगे? क्या हम इसको लेके आ सकते हैं? सोचो, ज्वेलरी अप टू 20 ग्राम्स विद अ वैल्यू कैप ऑफ ₹50,000। चलो सोच करके बताओ कि हम लेके आ सकते हैं कि नहीं, या अपने को ड्यूटी भरनी पड़ेगी या माफी मिल जाएगी? आंसर इज, यहाँ पर आपको माफी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कोई ड्यूटी नहीं भरनी। क्यों? क्योंकि दोनों ही कैप के अंदर है। सुना ध्यान से, दोनों ही कैप के अंदर है, इसके लिए कोई ड्यूटी नहीं। सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, अलग अलग टाइप के करेंगे। 25 ग्राम्स ऑफ ₹40,000। 25 ग्राम्स लेके आए, पर 25 ग्राम का गोल्ड का जो कीमत है वो ₹40,000 है। तो क्या इस केस में अपने को
ड्यूटी कंप्यूट करनी पड़ेगी या एग्जेम्पशन मिलेगा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 40,000 तो लाया, 50,000 से कम है, तो जो हम लोग को एग्जेम्पशन कर सकते हैं? ऐसा सोचो। अब आपको सबसे पहला क्या चेक करना है कि आपने कौन सा कैप को तोड़ा। क्या आपने जो 20 ग्राम का कैप है उसको तोड़ा, या 50,000 के ग्राम को, 50,000 रुपीज के कैप को तोड़ा? दोनों में से किसको आपने ब्रेक किया, पहले वो सोचो। ओके, तो यहां पर आपने जो है 20 ग्राम के कैप को तोड़ दिया। ओके, तो अभी प्रपोर्शनेट होगा। ठीक है, मतलब 5 ग्राम के ऊपर आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूट करो, 40,000 डिवाइड बाई 25 इंटू 5, मतलब 8,000 रुपीज के ऊपर आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी। देखो, ये रूल 3 को अपन थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं। ओके, मान के चलो कि रूल 3 अभी के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए पिक्चर में मत लो, खाली ये एनालिसिस समझो। ओके, थर्ड पॉइंट, आपने लाया है सिर्फ 15 ग्राम, पर उसका वैल्यू है 70,000 रुपए। क्या इस केस में आपको ड्यूटी भरनी पड़ेगी? आप ये कह सकते हो क्या कि हमने 20 ग्राम से कम लाया, 20 ग्राम से कम लाया, नो ड्यूटी, ऐसा बोले? आंसर इज नो, क्योंकि आपने कौन सा कैप तोड़ा है? वैल्यू कैप। तो यहां पर आपको वैल्यू कैप की वजह से 20,000 के ऊपर ड्यूटी भरनी पड़ेगी। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं, अपन दोनों ही कैप तोड़ दिया। मान के चलो 30 ग्राम लाया, ओके, एंड जिसका वैल्यू था 80,000। तो अब मुझे बताओ, प्रपोर्शनेट होगा या फिर डायरेक्टली अपन 30,000 लिखेंगे? आंसर इज डायरेक्टली 30,000। मतलब अगर जब दोनों ही कैप अपन ब्रेक कर लेते हैं, तब अपना वैल्यू कैप वुड बी कंसिडर्ड। मतलब अगर दोनों कैप ब्रेक, तो फिर 30,000 पे लगेगा ड्यूटी। इज दैट क्लियर? तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है उसको देखो, एंड उस तरीके से आप समझो। एक बेसिक फाइनल में कंक्लूजन कर रहा हूँ, दोनों कैप के अंदर है, नो ड्यूटी। वैल्यू कैप, सॉरी, ग्राम का कैप आपने तोड़ दिया, ठीक है, पर वैल्यू कैप के अंदर हो, तो प्रोपोर्शनेट। ओके, अगर ग्राम के कैप के अंदर हो पर वैल्यू कैप तोड़ दिया, तो जितना वैल्यू कैप टूटा, दैट वुड बी लायबल टू ड्यूटी। अगर दोनों ही कैप आपने तोड़ दिए, मतलब वैल्यू ग्राम 20 ग्राम से ऊपर भी लाया एंड वैल्यू कैप से भी ऊपर लाया, तो इन दैट केस आपको वैल्यू कैप के हिसाब से जो डिफरेंस है उसके ऊपर ड्यूटी पे करना पड़ेगा। समझा? सेम अपन इसके लिए कर सकते हैं, लेडी पैसेंजर के लिए। ओके, आप लोग करना ही है। आपके क्वेश्चन बैंक में ना क्वेश्चन भी दिया मैंने, तो वो क्वेश्चन भी आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अनदर इंटरेस्टिंग रूल, दैट इज रूल नंबर 6। रूल 6, रूल 6 क्या कहता है, पढ़ते हैं, एंड किसके लिए एप्लीकेबल है? पर्सन एंगेज्ड इन प्रोफेशन अब्रॉड और ट्रांसफरिंग रेसिडेंस रिटर्निंग इंडिया। मतलब जो इंसान इंडिया के बाहर प्रोफेशन के लिए गया था, ओके, वो परमानेंटली इंडिया में आना चाह रहा है, अगर रेसिडेंस इंडिया में अभी करना चाह रहा है, सो उसके लिए लगेगा रूल नंबर 6। रूल नंबर 3 तो लगेगा ही, मतलब रूल नंबर 3 तो उसको बेनिफिट मिलेगा ही जीएफए का। उसके साथ साथ इन एडिशन टू रूल 3 एंड रूल 4, ये भी रूल का बेनिफिट दिया जाएगा। समझ में आई बात? ओके, तो अभी उसके लिए अपने को क्या चेक करना है कि आप अब्रॉड में कितने दिन रहे हो। ओके, कभी कभार क्या होता है मालूम है, अब्रॉड में जाते हैं अपन सेटल होने के लिए, पता चला कि वहां पर कोई मेरे फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, कोई पार्टीज, मतलब पार्टीज इन द सेंस जो फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, वो सब नहीं हो रहा। तो हम बोलते हैं कि छोड़ो यार, इंडिया में वापस आता। तो यहाँ पर आपको रूल 6 का बेनिफिट भी दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। अगर आपका स्टे अब्रॉड में मोर देन 3 मंथ से लेकर के अप टू 6 मंथ्स है, 3 महीने से ज्यादा आप बाहर थे, बट 6 महीने के अंदर अंदर आप इंडिया में वापस आना चाह रहे हो, ओके, तो यहाँ पर आपको 60,000 तक का जो अलाउंस है वो मिलेगा। अब ये अलाउंस में क्या क्या इंक्लूड है वो सुनना। आर्टिकल्स अलाउड ड्यूटी फ्री, दैट इज पर्सनल इफेक्ट एंड हाउस होल्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग अनेक्शर 3 बट एक्सक्लूडिंग अनेक्शर 1 एंड 2 आर्टिकल्स। मतलब इंक्लूडिंग अनेक्शर 3, मतलब अनेक्शर 3 के आइटम्स आप लेके आ सकते हो इस 60,000 में, बट अनेक्शर 1 एंड 2 के आइटम्स आप नहीं लेके आ सकते इस 60,000 के लिमिट में। समझ में बात? क्या अनेक्शर 1 2 3 अपन आगे देखेंगे। कंडीशन क्या है? आप इंडियन पैसेंजर होने चाहिए, मतलब आपके पास इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अगर आप 6 महीने से ज्यादा बाहर रहे हो पर 1 साल के अंदर अंदर वापस आ रहे हो, तो आपको 1 लाख तक का अलाउंस मिलेगा। कंडीशन क्या है? देखो, अभी मैं वापस वापस ये रिपीट नहीं करूंगा, पर्सनल इफेक्ट आप लेके आ सकते हो, ओके, इंक्लूडिंग अनेक्शर 3, बट आप लोग अनेक्शर 1 या फिर 2 के आइटम्स नहीं लेके आ सकते, इंडियन पैसेंजर होना चाहिए, ये कंडीशन। द थर्ड स्लैब, आपका स्टे 1 साल से ज्यादा है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रिसीडिंग 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में आप लोग 1 साल से ज्यादा रहे हो इंडिया के बाहर, ओके, एंड अब आप इंडिया आना चाहते हो, तो आप 2 लाख तक का गुड्स, 2 लाख तक का कुछ भी आर्टिकल्स लेके आ सकते हो। ओके, जो भी मैंने ऊपर कहा मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ।
अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है? फैसिलिटीज अवेलेबल ओनली इफ पैसेंजर इज इंडियन, इंडिया का पैसेंजर होना चाहिए, मतलब इंडियन पैसेंजर ऑब्वियसली, एंड नॉट अवेल्ड दिस बेनिफिट इन लास्ट 3 years। मतलब मान के चलो कि आप इसके पहले वापस से इंडिया आए थे, बोला कि मन नहीं लग रहा है, आ जाता हूँ, आ गए वापस, बोले इंडिया में मन नहीं लग रहा है, वापस चले गए। तो आए गए आपने ऑलरेडी इस स्कीम का बेनिफिट उठा लिया है, कब? इन प्रीसीडिंग 3 years। देन इन दैट केस आपको ये बेनिफिट नहीं दिया जाए। समझ में आई बात? ओके। मतलब आपको अगर ये बेनिफिट लेना है तो एटलीस्ट 3 साल तक आपने इंडिया में नहीं आना है, ओके, ट्रांसफर नहीं करना था रेसिडेंस। ठीक है, आगे मिनिमम स्टे ऑफ 2 years और मोर, 2 साल से ज्यादा आप इंडिया के बाहर थे तो आप 5 लाख तक का लेके आ सकते हो आर्टिकल्स। ओके, यहाँ पर कुछ कंडीशन है, सुनो ध्यान से। मिनिमम 2 years स्टे अब्रॉड। ओके, मिनिमम 2 years स्टे अब्रॉड इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ अराइवल। आने से 2 साल पहले तक आप इंडिया के बाहर रहे होने चाहिए। नेक्स्ट, शॉर्टफॉल अप टू 2 months कैन बी कंडोन्ड बाय ACDC। ओके, मतलब अगर आप लोग समझो 1 साल 8 महीने में आना चाह रहे हो, मतलब आ गए, ओके, तो यहाँ पर जो 2 months का जो डिले है उसको कंडोन किया जाएगा। अर्ली रिटर्न इज ड्यू टू टर्मिनल लीव और वैकेशन बीइंग अवेल्ड और बाय पैसेंजर और स्पेशल सर्कमस्टेंस। इसको समझते हैं एक बार। मान के चलो कि आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे, ओके, आपको बोला कि आपको 3 महीने का लीव मिलता है पूरे साल में, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ओके, मान के चलो कि एक्यूमुलेट कर करके 3 महीने का लीव है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 3 महीने का पूरा लीव इस करंट ईयर में अवेल करना चाहा, बोला कि अगर इस बार अवेल नहीं किया तो छूट जाएगा। तो एक काम करते हैं, 2 साल होने वाला ही है, अब इंडिया चलते हैं, ओके, 3 महीने बचे हैं। तो यहाँ पर आप अब्रॉड में कितने टाइम रहे हो? 1 year 7 months, ओके। तो यहाँ पर आप लोग को ACDC के अप्रूवल के साथ 5 लाख का लिमिट मिलेगा, ओके, ड्यू टू टर्मिनल लीव और वैकेशन। आपने लीव अवेल की इसके लिए। अदर स्पेशल सर्कमस्टांस क्या होते हैं? मान के चलो कि आप लोग इराक में गए थे, ठीक है, इराक में काम करने गए थे, वहां पर ना वॉर चालू हो गया, ठीक, ईरान ईरान रियली सॉरी, ईरान ईरान में वॉर वगैरह चालू हो गया, ओके। तो आप लोग चाहते हुए भी वहां पर नहीं रह पाए, सो दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो उस वॉर के चलते आपको इंडिया में आना पड़ा, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर स्पेशल ट्रांजैक्शंस वुड बी कंसीडर्ड बाय ACDC व्हाइल कंप्यूटिंग दिस 2 year स्टे अब्रॉड। इज दैट क्लियर? समझी बात? ओके, आगे। टोटल स्टे इन इंडिया ऑन शॉर्ट विजिट। मान के चलो कि ये 2 साल के तहत आप लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए इंडिया आते रहे हो, ठीक है, माँ को मिलना था, बहुत याद आ रही थी, तो बीच बीच में आते गए, 10 दिन आए, 15 दिन आए, एक आध महीने आए, ओके। तो टोटल विजिट जो है इंडिया में, ओके, जो टोटल स्टे इन इंडिया ऑन शॉर्ट विजिट शुड नॉट एक्सीड 6 months। शुड नॉट एक्सीड 6 months, मतलब इंडिया में जो विजिट आप लोग कर रहे थे इस 2 साल के दरमियान, दैट शुड नॉट एक्सीड 6 months। ओके, बार बार आओ लेकिन टोटल, आपका टोटल मारा जाएगा। टोटल कैसे मारते हैं लोग? इन लोगों को कैसे मालूम? आंसर इज, पासपोर्ट पे थप्पा होता है। जब आप पासपोर्ट देखोगे, ठीक है, मेरे पासपोर्ट अभी मेरे पास नहीं है, उसके ऊपर थप्पा है, ये कौन से डेट आप गए, कौन से डेट आप आए। सो ये जो डिफरेंस है उसको टोटल किया जाता है, एंड टोटल अगर 6 महीने से ज्यादा है, ओके, देन आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, 6 महीने से कम होना चाहिए। द पीरियड इन एक्सेस ऑफ 6 months, मतलब अगर आप इंडिया में 6 महीने से थोड़ा सा ज्यादा रहे हो तो वो कंडोन किया जा सकता है। मान के चलो कि आप 6 महीने में जा ही रहते हैं कि डैड का हेल्थ खराब हो गया, तो 10-15 दिन के लिए आपको यहाँ पर और रुकना पड़ा। सो टोटल स्टे वॉज योर 6 months 10 days। तो यहाँ पर ये 10 दिन का डिले है, 10 दिन का जो एक्स्ट्रा विजिट है इंडिया में, दैट कैन बी कंडोन्ड, ओके, बाय प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। क्लियर है? ओके, अब ये अपना रूल नंबर 6 हो गया। रूल नंबर 7, करेंसी वैल्यू नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या है, एंड रूल नंबर 9, ये दोनों रूल्स हैं, ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, खाली सुन लो। 8 और 9 जो है, सबसे पहला रूल जो है वो बोलता है कि जो क्रू मेंबर्स हैं, ओके, जो क्रू मेंबर्स हैं वो लोग कितना लेके आ सकते हैं, मतलब जो लोग समझो जहाज पर जा रहे हैं, ओके, या फिर प्लेन में ही उनका एम्प्लॉयमेंट है, तो वो लोग कितना लेके आ सकते हैं? आंसर इज 1500 रुपीज तक पर डे का लिमिट है उनका। मतलब चॉकलेट्स लेके आ रहे हो तो पर डे 1500, ओके, मतलब जो भी कुछ चीज है 1500 तक आप लेके आ सकते हो। देन दूसरा वाला है वो है अकम्पनीड बैगेज कितने टाइम में आना चाहिए, अनअकम्पनीड बैगेज कितने टाइम में आना चाहिए। जो अकम्पनीड सॉरी अनअकम्पनीड बैगेज कितने टाइम में आना चाहिए, अगर ये उल्टा केस है, मान के चलो कि आप पहले आ गए, यू केम फर्स्ट,
यू केम फर्स्ट, ओके, देन बैगेज आ रहा है, ओके। या फिर दूसरा केस हो सकता है कि पहले आपने बैगेज को भेज दिया, ओके, देन आप आ रहे हो। ये दोनों ही केसेस में आपको कितने टाइम लिमिट में ये बैगेज को लाना है, ये लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर रूल में। इज दैट क्लियर? यहाँ पर रूल ऐसा है कि 2 महीना पहले, 1 महीना बाद। कैसे याद रखना है आपको इसको? 2 महीना पहले या फिर 1 महीना बाद। मतलब अगर आप पहले आए हो देन बैगेज आ रहा है, तो 1 महीने में आपको बैगेज को लेके आना है, ओके। अगर बैगेज पहले आ रहा है देन आप आ रहे हो, तो बैगेज कैन कम अप टू 2 months प्रायर टू योर अराइवल। इज दैट क्लियर? तो ये एक रूल है, रूल नंबर 8। एंड रूल नंबर 9 जो है वो क्या था, जो अपना 1500 वाला, जो क्रू मेंबर्स होता है ना, वो लोग कितना लेके आ सकते हैं, 1500 तक बैग लेके आ सकते हैं डेली। अब यहाँ पर समझते हैं अनेक्षर 1 आइटम क्या, 2 आइटम क्या, 3 आइटम क्या। एक बार खाली रीड करूंगा। अनेक्षर 1 आइटम फायर आर्म्स, ओके, कार्ट्रिज ऑफ फायर आर्म, सिगरेट, सिगार मतलब बड़ा टाइप का सिगरेट। अब यहाँ पर ना सुनना ध्यान से, मैं नंबर्स अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, नंबर एक साथ देखेंगे अपन। सिगार जैसा प्रोडक्ट है, टोबैको है, अल्कोहलिक लिकर है, गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट, ओके, फ्लैट पैनल टेलीविजन। सुनना अभी ध्यान से, अभी नंबर्स के साथ पढ़ते हैं। कार्ट्रिज ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग ₹50, सॉरी एक्सीडिंग 50 नंबर्स, हाँ, एक्सीडिंग 50। मतलब अगर कार्ट्रिज ऑफ फायर आर्म आप अगर 51 लेके आते हो, 51 लेके आते हो, तो 1 वुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अनेक्षर 1, नॉट 51। अगर 51 लेके आए तो 1 वुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अनेक्षर 1। बाकी ये जो 50 है उसके लिए आपको 50,000 का जो लिमिट है या फिर 15,000 का, वो आपको मिलेगा। समझ में बात? सिगरेट्स 1000 स्टिक से ज्यादा, मतलब अगर आप 105 स्टिक लेके आए तो 5 स्टिक वुड बी इन अनेक्षर 1 एंड 100 स्टिक्स वुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जनरल फ्री अलावेंस। समझ में आ रही है बात? ओके। नेक्स्ट सिगार, अगर सिगार 25 से ज्यादा लेके आए, ओके, सेम रूल, जो भी अगर 27 लेके आए तो 2 वुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अनेक्षर 1 एंड 25 वुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जनरल फ्री अलावेंस। टोबैको 125, अल्कोहलिक लिकर और वाइन मोर देन 2 लीटर, मोर देन 2 लीटर। अगर 3 लीटर लेके आए तो 1 लीटर अनेक्षर 1, 2 लीटर जनरल फ्री अलावेंस। याद रहेगा? ओके, बस इतना ही नंबर वाइज। सो याद कैसे रखोगे? 50, सॉरी 25, 50, 100, 125, मतलब 25-25 आपको यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर 50 ऐड करना है, वापस से 25 ऐड करना है। सो 25, 50, 100, 125। सो 25 वुड बी सिगार, okay, 50 would be cartridge of firearm, cigarette would be 100 and 125 would be tobacco, 125 grams, 125 grams से ज्यादा अगर tobacco लेके आते हो तो it will be forming part of annexure 1. गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट, यहाँ पर हो गया। फ्लैट पैनल एलसीडी, ठीक है, मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, ओके, और एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, प्लाज्मा टीवी, मतलब एकदम फ्लैट पतला रहता है ना वो। तो अगर आप ऐसा टीवी सब लेके आते हो अनेक्षर 1, अनेक्षर 2 के आइटम एक बार खाली रीड कर रहा हूँ अभी। कलर टेलीविजन, वीडियो होम थिएटर सिस्टम, डिश वॉशर, डोमेस्टिक फ्रिज, फ्रिज नहीं रेफ्रिजरेटर, ठीक है मतलब लोकल लैंग्वेज निकल जाता है, रेफ्रिजरेटर पढ़ के फ्रिज ही आता है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ऑफ कैपेसिटी मोर देन 300 लीटर्स और इट्स इक्विवेलेंट, डीप फ्रीजर, वीडियो कैमरा और कॉम्बिनेशन ऑफ सच वीडियो कैमरा विथ फॉलोइंग गुड्स, television receiver, sound recording reproducing, video producing apparatus, cinematographic film of 35 mm and above, gold or silver in any form other than ornaments। ठीक है, यहाँ पर भी कवर्ड है। नेक्स्ट, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, ओके, वीडियो कैसेट प्लेयर, वीडियो टेलीविजन रिसीवर, वीडियो कैसेट डिस्क प्लेयर। ये अनेक्षर 3 है अभी। डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर, ओके, मतलब डीवीडी, इसका शॉर्ट फॉर्म डीवीडी है, डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर, डीवीडी। म्यूजिक सिस्टम, एसी, माइक्रोवेव ओवन, वर्ड प्रोसेसिंग मशीन, फैक्स मशीन, पोर्टेबल फोटो कॉपिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल लिक्विफाइड मतलब एलपीजी, कुकिंग रेंज, पीसी लैपटॉप, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ऑफ कैपेसिटी ऑफ 300 और इक्विवेलेंट। तो ये सब आइटम्स है, ठीक है। जिधर जिधर अपन ने अनेक्षर 1, 2, 3 देखा उधर उधर इसको रिप्लेस करते जाओ। फिर रेट ऑफ ड्यूटी अपन ने ऑलरेडी देख लिया, 38.5% इज द इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी, ओके। अब एक चीज समझना, रेट ऑफ ड्यूटी कौन से डेट का लेना है,
टैरिफ वैल्यूएशन कौन सी डेट का लेना? आंसर इज बैगेज डिक्लेरेशन, जो दिन फाइल हुआ उस पर्टिकुलर डे का आपको रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन लेना होगा। समझ में आई बात? सेक्शन 79 ने जो पावर देता है ये रूल्स को फ्रेम करने का, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब सेक्शन नॉट इंपॉर्टेंट, रूल्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेक्शन को याद नहीं रखोगे चलेगा, सेक्शन 77 याद रखना है एंड ये रूल के नंबर के साथ याद रखना है। समझ में आई बात? दैट्स इट विद दिस लेक्चर, बाय बाय।